वेलकम टू द हेल्थ सीजियो। दूसरा यूनिट है सेल। हम इसमें जो है सिर्फ ह्यूमन सेल को ही स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को जो है 3 या 4 वीडियोस में जो है वो मुकम्मल किया गया है। इस तरह आपको जो है सारी वीडियोस देखनी है और इसके साथ ये फिजियोलॉजी के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। सबसे पहले देखते हैं सेल की डेफिनेशन या सेल क्या होता है। सेल को प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट असल में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पहली शक्ल। तो इस तरह सेल जो है वो एक नुक्ता है, एक बुनियाद है इंसानी शक्ल की। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। दूसरी इसकी डेफिनेशन है द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको तारीफ से जाहिर हो रहा है कि सेल असल में एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ का, फंक्शनल यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है तमाम जिंदा चीज़ों का। मसलन इंसान हो गए, पौधे हो गए और जानवर वगैरह। तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? वो सेल से ही मिलकर बनी हैं। तो इस तरह सेल क्या हुआ? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब इस स्लाइड में दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के सेल का डिफरेंस दिखाया गया है। एक सेल है यूकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले अगर आप इन तस्वीर को गौर से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से आपको जो है वो मुख्तलिफ नज़र आएंगी। यूकैरियोटिक जो कि बिल्कुल बेजवी यानी कि गोल नमा जो शक्ल है उस शेप में है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो है वो लंबाई के रूप में है, इसलिए इसको जो है वो कैप्सूल शेप भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इन दोनों को चीज़ें मुख्तलिफ करती हैं, वो सबसे पहली जो चीज़ है वो है उसकी आउटर कवरिंग। अगर आप प्रोकैरियोटिक्स के अंदर देखें तो आपको आउटर कवरिंग नज़र आएगी सेल वॉल, जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर देखें तो आपको सेल वॉल जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर पहली वॉल क्या है? सेल वॉल। और दूसरी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर जो पहली कवर है वो है उसका सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ इसके अलावा इन दोनों के अंदर आपको जो है वो राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। बाकी का जो डिफरेंस है वो अगली वाली स्लाइड्स में जो है वो हम तफसील से देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और इन दोनों में कितनी जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं। Now we see the difference between the prokaryotes and the eukaryote cells. सबसे पहले मैं आपको इनकी एग्जांपल्स बता दूं ताकि आपको जो है वो डिफरेंस करने में आसानी हो। प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया और एरिकिया शामिल है। यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरह आपने सेल वॉल का डिफरेंस हो या किसी और ऑर्गेनेली का डिफरेंस हो जो कि प्लांट्स में मौजूद हो लेकिन एनिमल में मौजूद ना हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल को जो है वो आपस में डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के जो सेल हैं वो हो सकता है यूनिसेलुलर हों या फिर मल्टीसेलुलर हों, यानी कि हो सकता है एक ही सेल पर मुश्तमिल हो या दो से ज़्यादा सेलों पर जो है वो मुश्तमिल हों। अगर इनका सेल साइज़ देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स का जो साइज़ है वो 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि यूकैरियोट्स का जो साइज़ है वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो दोनों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मोस्टली जो है वो केमिकली कम्प्लेक्स इन नेचर होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर इसकी जो नेचर है वो सिंपल होती है। अब आप यहाँ पे हैरान होंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर अगर मौजूद है तो कहाँ है। यूकैरियोट्स की एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दी है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स में भी हैं। तो सेल वॉल एक्चुअली में यहाँ पर किसको शो किया जा रहा है? प्लांट्स को, कि प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के पास जो है वो न्यूक्लियस उसका प्रेजेंट होता है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए
कि अगर प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो उसकी रिप्रोडक्शन जो है वो यूकैरियोट्स की निस्बत कम है या नहीं होती। अगला जो डिफरेंस है वो है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स भी दोनों में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर इनका जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है और इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। जबकि यूकैरियोट सेल के अंदर इनका जो साइज़ है वो लार्ज होता है और इनकी जो शेप है वो लीनियर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ डीएनए अरेंजमेंट। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसमें होता है हमारा डीएनए मटेरियल। डीएनए अरेंजमेंट जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोट सेल्स के पास उसके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके अंदर ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स की तमाम ऑर्गेनेलिज के अंदर जो है वो इनसाइड हो एंड आउटसाइड हो, सबके पास जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कुछ मज़ीद और डिफरेंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद होती हैं। प्लाज्मिड्स की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की बात की जाए तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है और यूकैरियोट्स के अंदर ये लार्ज इन साइज़ प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन की अगर बात की जाए तो दोनों ही सेल जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि खुद को डिवाइड करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल की डिवीजन है वो किस मेथड से होती है? बाइनरी फिशन के मेथड के थ्रू। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये मोस्टली जो है वो माइटोसिस मेथड के ज़रिए जो है वो सेल डिवीजन होती है। नेक्स्ट इज़ द फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है इसका साइज़ छोटा होता है, यानी कि स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो दोनों सेल्स ही रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। अगर अब हम लास्ट में इनकी एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आपको मैंने सबसे पहले भी बताई थी। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड अरेकिया, यानी कि तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे। यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो है वो यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स हैं। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ द ह्यूमन सेल्स। टोटल 5 टाइप्स हैं ह्यूमन सेल्स की। फर्स्ट है नर्व सेल, जितने भी नर्वस सिस्टम के सेल्स होंगे उनको हम नर्व सेल कहेंगे। सेकंड टाइप है मसल सेल, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए, कार्डिक मसल्स वगैरह हो गए, तो ये सब क्या होंगे? ये टाइप्स होंगी मसल सेल्स की। थर्ड इज़ द कनेक्टिव सेल्स, जिनको हमने टिश्यूज़ के अंदर डिटेल में स्टडी भी करना है। फोर्थ में आ जाएंगे इम्यून सेल, जो कि हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं। फिफ्थ में आ जाएंगे ब्लड सेल्स, मसलन जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। अब इनकी आगे भी मज़ीद टाइप्स हो जाती हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या आएगा, वाइट ब्लड सेल्स में क्या आएंगे, तो ये सब क्या हुए? ये सब ब्लड सेल्स के अंदर आएंगे। तो इस तरह क्या है, 5 मेन टाइप्स हैं ह्यूमन सेल की: नर्व सेल्स, मसल सेल, कनेक्टिव सेल, इम्यून सेल और ब्लड सेल वगैरह। नाउ इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइड इज़ कंपोजिशन ऑफ द सेल, कि सेल की जो है वो कंपोजिशन क्या होती है। सेल की कंपोजिशन के अंदर 5 मेन जो है वो यूनिट्स आ जाते हैं: वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम इनकी अमाउंट को देखें तो वाटर जो है वो 65 to 80% जो है वो ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है वो ओनली 20% होती है।
इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाते हैं सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया और क्लोराइड हो गया। लिपिड्स की अगर बात की जाए तो 40 to 60% जो है वो ह्यूमन सेल के अंदर लिपिड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो 45 से लेके 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब ये स्लाइड जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जाता है कि वाटर की कंपोजिशन ह्यूमन सेल के अंदर क्या है। अब अगर उसने ऑब्जेक्टिव के अंदर 60 to 80% लिखा हो, 70 to 80% लिखा हो या ओनली उसने 80% लिखा हो, तो आपने इसी अमाउंट के अंदर से निकालना है कि ह्यूमन सेल की जो अमाउंट है वो 65 से लेके 80% के अंदर अगर आती है तो आपने उसी ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपने बाकी सारी ऑप्शंस को भी देख लेना है कि इतनी फिगर के अंदर जो है वो अगर अमाउंट आ रही है तो डेफिनेटली वही ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल को आप लोगों ने लाजमी से जो है वो देखना है। अब देखते हैं ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर। जिस तरतीब से मैं नाम लूँगी अगर आप इसी तरह याद करेंगे तो समझने में जो है वो आपको आसानी होगी। सेल रेत के ज़रों की मानद होते हैं। जैसे आप रेत के ज़र्रात को गिन नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरह ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने नंबर ऑफ़ सेल इंसान में मौजूद हैं। सेल की जो सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल एक जेलीनुमा बहुत ही छोटा सा प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ ज़रा होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म असल में कलरलेस मटेरियल होता है जो कंप्राइज करता है तमाम लिविंग सेल के पार्ट्स को। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें एक जेलीनुमा फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के दरमियान में एक मरकज़ा होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया आता है उन सब को जो है वो उन सब में ये मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसके साथ न्यूक्लियोलस होता है। इनके अलावा सेल के अंदर और कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो इसमें गोल्जी अपरेटस मौजूद होगा और इसके साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो आपको रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये डॉट्स जो है वो राइबोसोम कहलाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो स्टार्ट होती है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, सेंट्रोसोम्स मौजूद होता है, माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स वगैरह। यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में सारी ऑर्गेनेलीज देखी हैं, मगर इनमें से चंद की डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। मसलन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। यानी कि 10 ऑर्गेनेलीज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनकी डिटेल हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो कि सबसे पहली ऑर्गेनेली होती है, जो कि ह्यूमन सेल के सबसे बैरूनी वाक़या भी होती है। ये सेल के इर्द गिर्द गिलाफ नुमा झिल्ली होती है और ये पौधों और जानवरों दोनों में मौजूद होती है। पौधों में इसको जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन कहा जाता है, जबकि एनिमल्स में इसको फर्स्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। पौधों में इसको दूसरी इसलिए कहा गया है कि पहली वाली जो है वो सेल वॉल है और उसके बाद दूसरा नंबर है सेल मेम्ब्रेन का, जबकि एनिमल्स के अंदर जो है ये फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है। ये अपनी साख्त के लिहाज से जो है वो परमिएबल होती है। इस तरह चीज़ों का हस्ब ज़रूरत अंदर और बाहर जाना आसान हो जाता है। ये सेल की बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह से जो है वो हफाजत करती है। इसके साथ साथ ये हस्ब ज़रूरत मादों को बाहर जाने से भी रोकती है। ये एनिमल सेल को जो है वो शेप भी प्रोवाइड करती है। कीमियाई मादों का तबादला दो तरह के जो है वो मेथड से होता है। पहला मेथड होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है वो किसको कहते हैं? डिफ्यूजन असल में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने को
कहते हैं। जबकि जो ऑस्मोसिस का मेथड है उसमें भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाना, मगर फिर उसके बाद दोनों इतराफ में बराबर तकसीम हो जाना, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हम सेल मेम्ब्रेन को रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये सबसे बैरूनी लेयर है, प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल cells. It is selectively permeable, allows the material in and out of the cell according to the requirement of the cell. यानी कि ये अपने इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है वो इन एंड आउट दोनों तरह से हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जब भी सेल को ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो वो बाहर से अंदर भी मंगवा सकता है, और अगर उसको ज़रूरत महसूस होगी कि अब चीज़ें अंदर से बाहर जानी हैं, यानी कि उसका वेस्ट मटेरियल है, तो तब भी जो है उसकी मेम्ब्रेन उसको हेल्प करती है चीज़ें हस्बे ज़रूरत अंदर से बाहर लेकर जाने में। इट इनक्लोजेज द कंटेंट्स ऑफ द सेल, जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होती हैं, यानी कि पैक फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। इट प्रोवाइड्स शेप टू द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल को जो है वो शक्ल भी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये थिन इन नेचर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बारीक, और इसका जो साइज़ है वो 8 to 10 नैनोमीटर या 80 आर्मस्ट्रॉन्ग्स थिक होता है। यानी कि 8 to 10 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं, या आप इसको 80 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक भी कह सकते हैं। और नेचर के लिहाज से लिपिड्स की जो है वो 2 तहें होती हैं स्ट्रक्चर में, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो सैंडविच टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें 3 मेन पार्ट्स आते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड जो है वो सिर्फ 40 to 45% मौजूद होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो 50 to 55% मौजूद होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में से सबसे कम पाए जाते हैं, सिर्फ 1 to 5%। अब अगर हम इनको स्टडी करें तो इट इज़ द very thin in nature, about 8 to the 10 nanometer in size. It is the lipid bilayer in nature, in which carbohydrates are sandwiched and proteins are also embedded in it. Means कि लिपिड इन बाइलेयर इसका जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सैंडविच की तरह पाए गए हैं, और जो प्रोटीन है वो इसके अंदर एम्बेडेड की गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स, proteins and the carbohydrates. Lipids 40 to 45%, proteins is the 50 to 55%, and carbohydrates is the only 1 to the 5%. अब इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है, एक तो उसके साइज़ की बात की गई है कि सेल मेम्ब्रेन का जो है वो साइज़ क्या है, 8 to the 10 नैनोमीटर या 80 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाएगा कि कौन कौन से जो है वो चीज़ें जो है वो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, यानी कि उसकी क्या कंपोजिशन है। लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें इसके कंपोजिशन में आएंगी। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए तो आपको ऊपर और नीचे बॉल टाइप नज़र आ रहे होंगे, इनको हेड कहा जाता है। इन हेड के साथ आपको 2 शाखें भी नज़र आ रही होंगी, इनको हम टेल बोलते हैं। हेड जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर इन लविंग होते हैं, और टेल जो कि हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेल करती हैं। इस तरह ये दोनों तहें एक दूसरे को रिपेल करती हैं और यूँ सैंडविच नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ नीले रंग में प्रोटीन भी नज़र आ रही हैं। इन प्रोटीन के फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ नाम होते हैं, इस तरह इनके काम भी मुख्तलिफ होते हैं। ये प्रोटीन्स चैनल्स बनाती हैं। आसान अल्फाज में आप यूँ कह लें कि ये एक दरवाज़ा होता है जहाँ से चीज़ों का तबादला मुमकिन होता है।
इसके साथ साथ ये सेल का स्ट्रक्चर बनाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, मसलन ग्लाइकोप्रोटीन। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मर्ज होते हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कंबाइन होते हैं उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ कोलेस्ट्रोल भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो इस तरह एक सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं वो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है। लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ थोड़ी सी अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रोल वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी सी द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स द पैसेज ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बआसानी अंदर जाने देती हैं। सेकंड फंक्शन है दीज एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट बाय अटैचिंग टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं, यानी कि जो इसके अंदर मौजूद प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ये कीमियाई मादों को हस्बे ज़रूरत अंदर और बाहर जाने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। थर्ड फंक्शन है इट परमेट द पैसेज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल। ये हस्बे ज़रूरत आयंस और मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने की भी इजाज़त देती हैं। फोर्थ फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल को घेर कर जो है वो अंदरूनी एजाज यानी कि जो इसके अंदर ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं इनकी भी हिफाजत करती है। एंड द लास्ट फंक्शन इज द सम कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। हमने जैसा कि इसकी कंपोजिशन में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एक्चुअली में हार्मोन्स की बाइंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। कौन से हार्मोन्स की मिसाल के तौर पे जैसे कि इंसुलिन यहाँ पे लिखा हुआ है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है।